गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स अलाउ चैट इनेबल कर दिया है, तो सबसे पहले अटेंडेंस दे दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। लास्ट क्लास में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के जो टेक्निक्स हैं, थेरीज हैं, उसको डिस्कस कर रहे थे, थेरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जहाँ पर मैंने बताया था देर आर फोर मेजर अप्रोचेस or theories explaining the relationship between capital structure, cost of capital and value of firm। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने बात की थी NI अप्रोच की, नेट इनकम अप्रोच की, जहाँ पर ये बोला गया था कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर, देखिए अगर किसी का अटेंडेंस नहीं लगा पाया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट में एक बार फिर से इनेबल करूंगा चैट बॉक्स, उस समय आप लोग दे दीजिएगा अटेंडेंस। तो एनआई अप्रोच जो है, यहाँ पर ये बोला गया कि
अगर कोई कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होते हैं, अगर सपोज कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी कंपनी का है वहाँ पे डेट होगा, इक्विटी होगा, वहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस तो होते हैं। सपोज मैंने डेट को इंक्रीज कर दिया या फिर इक्विटी को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू, फर्म की वैल्यू पर आपको दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलेवेंट to the valuation of firm. In other words, a change in the capital structure causes a corresponding change in the overall cost of capital as well as total value of firm. ठीक है, और यहाँ पे ये सारे इक्वेशंस हैं अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच। वैल्यू ऑफ फर्म वी यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एस यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस बी यानी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। और अगर हम लोग एस की वैल्यू यानी कि इक्विटी की वैल्यू की बात करें तो वही एनआई अप्रोच है, यानी कि हम लोग यहाँ पे नेट इनकम को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर निकालना है तो एनआई यानी कि नेट इनकम यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि अगर मेरे पास ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो उसमें से मैं एक जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो माइनस कर दूंगा। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट माइनस करने के बाद मेरे पास एनआई यानी नेट इनकम यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। ठीक है, और उसको डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो इस तरह से आपका आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन या इसी अप्रोच के साथ आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोग ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसी अप्रोच के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। ये सारी चीजें हो गई थी लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी बात करते हैं आपका, देखो वहां पे क्या था, एनआई अप्रोच था, यहाँ पर है क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर हमको नेट इनकम नहीं, नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी कि जो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ईबीआईटी को कंसीडर करना है। ठीक है, वहाँ पे एनआई अप्रोच में क्या करते थे, नेट इनकम को कंसीडर करते थे। यहाँ पर एनओआई यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो दिस अप्रोच हैज आल्सो suggested by Durant. This is just opposite of an I approach. According to this approach, the market value of firm is not at all affected by the capital structure changes. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो है आपका जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर, जो भी इक्विटी है, जो डेट है, अगर आप वहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, सपोज डेट का पोर्शन बढ़ा दिया, इक्विटी का कम कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट आपके फर्म की वैल्यू पर नहीं पड़ता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस। ओके, the market value of firm is ascertained by capitalization, the net operating income at the overall cost of capital, which is considered to be constant. The market value of equity is ascertained by deducting the market value of debt from market value of firm. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या कैसे निकालेंगे, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज है। अगर मार्केट वैल्यू आपको इक्विटी चाहिए तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, तो कैसे वो देखते हैं। कुल मिला के ये अप्रोच में ये बोला गया है कि आपका अगर जैसे कि एनआई अप्रोच पे बोलते थे कि भाई अगर कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं तो इसका इफेक्ट आपको फर्म की वैल्यू पर और आपके जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस वहां पर आपको दिखता था। मगर यहाँ पर ये बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे एजम्पशंस हैं, ये ये सारे एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो पहली चीज यहाँ पर ये है कि
The overall cost of capital remain constant for all degree of debt equity mix or leverage. वही चीज जो मैंने अभी बताई. The market capitalizes and value of firm as a whole, therefore split between debt and equity is not relevant. ठीक है, ये भी हम लोग भी बात कर चुके हैं. मतलब अगर आपके डेट और इक्विटी में अगर इससे कोई मतलब नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट और इक्विटी को अगर अलग कर दिया जाता है तो उसका कोई भी इफेक्ट आपको उधर फर्म की वैल्यू पे नहीं दिखाई पड़ेगा कि भाई अगर डेट में ज्यादा है इक्विटी में कम है, या इक्विटी में ज्यादा है डेट में कम है. तो ये उसको उस पॉइंट को कंसीडर नहीं करते. आप कितना भी रहे कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस कितना भी होता रहे, उधर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फर्म की वैल्यू पर इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा. द यूज ऑफ डेट हैविंग लो कॉस्ट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी capitalization rate. Thus advantage of debt is set off exactly by the increase in the capitalization rate. ये सारे पॉइंट्स अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो सारे पॉइंट समझ में आएंगे. एंड देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस. ठीक है, ठीक है, टैक्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर फर्म की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, आपको NOI अप्रोच से निकालना है, यानी नेट ऑपरेटिंग. ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम के अप्रोच, यानी कि आपको यहाँ पर कंसीडर करना है ऑपरेटिंग इनकम को, यानी कि EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है, उधर हम लोग क्या करते थे, नए अप्रोच के साथ किया, इधर हम लोग को ऑपरेटिंग इनकम के अप्रोच के साथ इसको सॉल्व करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू NOI अप्रोच द वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT. ठीक है, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल. K0 से मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये आपका इक्वेशन बना फर्म की वैल्यू निकालने के लिए. ठीक है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म. अभी आपको NOI अप्रोच से अगर आपको इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वही सेम चीजें हैं. द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज रेसिडुअल वैल्यू विच इज डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फर्म. ठीक है, तो अगर आपको पास डेट की वैल्यू है, अब अगर आपके पास फर्म की वैल्यू है, तो आप वैल्यू इक्विटी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे, जो भी आपके फर्म की वैल्यू है उसमें से आप डेट की वैल्यू माइनस कर दीजिए, जो भी आपका बचेगा वो आपका इक्विटी की वैल्यू होगी. ठीक है, तो ये हो गया इक्विटी की वैल्यू. उसके बाद आपका जो भी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का इक्वेशन ये है यहाँ पर. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हो या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक ही चीज है यहाँ पर. तो उसको कैलकुलेट करने का इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है. तो उसके लिए क्या करना है, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस, माइनस क्या करना है आपको, इंटरेस्ट वाला पार्ट माइनस कर देना है जो आपको डिवेंचर या डेट होल्डर्स को देना है. ठीक है, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, तो EBIT आपके पास है, उसमें से माइनस क्या, इंटरेस्ट डेट वाला, यानी अब बचा जो इक्विटी वाला जो पार्ट है वो बचा यहाँ पर. और डिवाइड किससे करना है, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस जो आपका डेट डेट की वैल्यू है. ठीक है, अगर फर्म की वैल्यू से मैं डेट की वैल्यू माइनस करता हूँ तो मेरे पास इक्विटी की वैल्यू आई ना. तो इस तरह से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल जाएगा. ठीक है, EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कॉस्ट माइनस माइनस वैल्यू ऑफ डेट. ठीक है, बी से मतलब है वैल्यू ऑफ डेट. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं. XY Limited has a has an EBIT of rupees 1 lakh, 1 लाख रुपए का EBIT है XY Limited के पास. ठीक है, एंड और जो है जो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो है 10%. द कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%. एंड आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंट, जो मतलब आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंट मतलब जो वैल्यू है डेट की. ठीक है, वो उसकी बात कर रहा है.
आउटस्टैंडिंग डेट मतलब कि जितना आपने लोन लिया हुआ है या जितना आपके जो डिवेंचर्स हैं उनकी वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो लोन अमाउंट है या फिर जो आपने डिवेंचर्स जो इशू किए हैं उसकी वैल्यू। ठीक है कि ठीक है, तो यहाँ पर वो जो डेट की वैल्यू है या आउटस्टैंडिंग डेट है, बचा हुआ जो डेट है वो है 4 लाख, 4 लाख रुपए। ठीक है, प्रिज्यूमिंग द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%। तो यहाँ पर जो आपका कैपिटलाइजेशन रेट है वो है 12.5%। ठीक है, उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर इक्विटी कैपिटलाइजेशन होता तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लेकिन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जो उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या सभी का कंबाइंड जो कॉस्ट होता है, उसमें डेट भी है उसमें इक्विटी भी है, सारी चीजें जोड़ने के बाद जो कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है, जो रेट है वो है 12.5% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। आपको दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। आपको फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बताना है आपको। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था अभी कि ये आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। तो यहाँ पर आपको फर्म की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंसीडर क्या करना है, ईबीआईटी को कंसीडर करना है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ऑपरेटिंग इनकम को आपको कंसीडर करना है। ऑपरेटिंग इनकम या ईबीआईटी इस क्वेश्चन में है 1 लाख रुपए। ठीक है, जैसे आपको पहले दिख रहा है ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी इज 1 लाख रुपीज। और जो पूरा कैपिटलाइजेशन रेट है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, देखिए यहाँ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहीं पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया, कहीं कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया, वो किसी भी तरह से किसी भी टर्म में आप वो क्वेश्चन में दिया जा सकता है, तो सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट बोल रहे हैं तो यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बोल रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो कैपिटलाइजेशन रेट जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है वो है 12.5%। आपका ईबीआईटी है 1 लाख रुपए। तो आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अभी हम मैंने बताया था, देखिए पिछले स्लाइड में मैंने बताया था ना, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, वही काम यहाँ पर मैंने किया हुआ है। एक सेकेंड। ठीक है, वही काम यहाँ पर मैंने किया है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू 100। ठीक है, और ये कैलकुलेशन के बाद जो फर्म की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 8 लाख रुपए। ठीक है, अगर मैं 1 लाख को डिवाइड करूंगा 12.5 से इंटू 100, तो आपकी जो वैल्यू आएगी, फर्म की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 लाख रुपए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पता है डेट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही गया है। आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंट इज 4 लाख, 4 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग डेट है, यानी कॉस्ट ऑफ जो आपका टोटल वैल्यू ऑफ डेट है वो 4 लाख रुपए है, और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 8 लाख रुपए है। तो अगर मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, जो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है उसमें से हम मुझे डेट की वैल्यू को माइनस कर देना है। ठीक है, तो वी माइनस बी, तो v माइनस बी यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट, माइनस कर देने से जो निकल के आएगा वो हमारे इक्विटी की वैल्यू होगी, यानी एस की वैल्यू। ठीक है, अभी ये चीज भी मैंने बताई थी। तो इस तरह से आपके ये जो इक्विटी की वैल्यू आ गई कितनी, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आपको पता चल गया, अभी आपको इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बताना है। तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के लिए भी फॉर्मूला मैंने बताया है, अभी एक क्वेश्चन हम लोग ने देखा था। ईबीआईटी से मुझे पहले इंटरेस्ट को माइनस करना है, और जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसमें से डेट की वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई वी माइनस बी, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इक्वेशन है। ठीक है, तो सारी चीजें मुझे पता ही है।
बस इस इक्वेशन में मुझे रख देना है EBIT आपका 1 लाख रुपए है माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 40,000 कैसे आया? अभी आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो अमाउंट है, डेट अमाउंट है वो है 4 लाख रुपए और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो है 10%। तो जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना है? 10%। कितने रुपए है टोटल आउटस्टैंडिंग? 4 लाख रुपए। तो 10% ऑफ 4 लाख रुपीज यानी कि 40,000 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डेट को, डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो वो आपका इंटरेस्ट आ गया। तो 1 लाख रुपए जो आपका EBIT है उसमें से इंटरेस्ट वाला पार्ट मैंने माइनस कर दिया है, -40,000। ये बचा हुआ किसका पार्ट है? ये बचा हुआ आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट है। और डिवाइड किससे किया है? 8 लाख रुपए जो टोटल वैल्यू है फर्म की, माइनस जो डेट की वैल्यू है 4 लाख रुपए, माइनस करने के बाद आपके पास इक्विटी वाली वैल्यू आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 4 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल जाएगा। ठीक है, EBIT माइनस आई डिवाइडेड बाई वी माइनस बी इंटू 100। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो है 15%। ओके, तो अकॉर्डिंग टू NOI अप्रोच the market value of firm is 8 lakh and equity capitalization or cost of equity is 15%. ओके, अभी जैसे कि यहाँ पर बताया गया था कि भाई इसको जो है चेक भी कर सकते हैं हम लोग कि जो है ये 12 ये मतलब ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है। वैसे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा था। अगर अगर हम लोग द वैलिडिटी ऑफ NOI अप्रोच कैन बी वेरीफाइड, अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? वही चीज है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ है ये वही हम लोग जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे वही कैलकुलेशन है। मेरे पास देखो इक्विटी की कॉस्ट है, मेरे पास डेट की कॉस्ट है, मेरे पास इक्विटी का प्रपोर्शन कितना है टोटल कैपिटल में, या मेरे पास डेट का कितना प्रपोर्शन है, वो सारी चीजें मुझे पता है। तो मुझे कॉस्ट ऑफ अगर कैपिटल अगर पता करना है तो ओवरऑल या वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करना है तो मुझे क्या करना होगा? जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ डेट है इनटू वेट, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में यही काम किया हुआ है। 10% आपका कॉस्ट ऑफ डेट है इनटू वेट, यानी कि 4 लाख रुपए के डेट है टोटल, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, यानी टोटल आपका कैपिटल है 8 लाख रुपए, उसमें से 4 लाख के डेट है। ठीक है, तो ये वेट हो गया आपका डेट का, प्लस 15% आपका इक्विटी कॉस्ट है जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया हुआ है, इनटू इक्विटी का वेट कितना है? 4 लाख, 4 लाख ही है, 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने कैलकुलेट किया और इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ रहा है वो 12.5% है, जो हमको पहले ही पता था। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, जो भी हम लोग ने अभी तक जो कैलकुलेशन किया वो सही था। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, एक बार देख लीजिए फिर से ये पूरा क्वेश्चन, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर बस कैलकुलेशन में थोड़ा इशू हुआ था। हाँ बताओ कहाँ पर? नो सर, कैलकुलेशन में मतलब टाइम लगता रहता था। हाँ, अब तो कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा ही। और और देखो एग्जाम्स वगैरह में अगर हम लोग को प्रॉपर तरीके से एग्जाम्स हुए तो उधर तो कैलकुलेटर वगैरह दे देते हैं, अलाउ करते हैं इस पेपर में, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी तो अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सर सॉल्व करना पड़ेगा ना। न्यूमेरिकल से ऐसे तो नहीं पूछे जाएंगे, हाँ थोड़े बहुत तो पूछे जाएंगे। अब उसमें कैलकुलेटर पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा डाउट है। न्यूमेरिकल तो थोड़े बहुत पूछे जाएंगे। सर किस टाइप के आएंगे ऑब्जेक्टिव में अब जैसे न्यूमेरिकल? देखो, जैसे कि ये एक इक्वेशन है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। अगर सपोज वहां पे दे दिया गया, जैसे ये इक्वेशन है आपका S इज इक्वल टू V माइनस बी, ठीक है, तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म दे दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दे दिया, अब आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पता करना है।
या दो तीनों चीजों में से दो चीजें कोई भी दे दिया, तीसरी आपको पता करना है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो सर ऐसे मतलब ये प्रॉपर ऐसे। हाँ बताओ। सर मतलब ऐसे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट टाइप तो नहीं आएगा ना, जैसे कि इतना पूरा कैलकुलेट करके करना पड़े? वो बस बस ऐसे देंगे जो 2-3 मिनट में सॉल्व हो सके, इससे ज्यादा नहीं। 2-3 मिनट 5, क्योंकि उसके वहां पर आपके पास जो अभी जो पता चल रहा है 90 मिनट्स का जो भी एग्जाम होगा 90 मिनट्स के होगा, तो और उसमें टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 50 है। जो आप अभी आप लोग के लिए तो नहीं पता, लेकिन जो सेकेंड ईयर के लिए जो फॉर्मेट आया है, जो गाइडलाइन है वो इस तरह से कुछ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और 90 मिनट्स का टाइम होगा, तो वो बस वैसे ही क्वेश्चंस देंगे जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन 90 मिनट्स में हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर हम लोग एमसीक्यू पैटर्न पे जाएं तो उधर जो है आप लोग को पढ़ने की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हो जाते हैं और थोड़ा डेप्थ में नॉलेज की जरूरत पड़ती है एमसीक्यू सर पैटर्न में। स्टेप्स मार्किंग नहीं होती ना उसमें? बिल्कुल नहीं, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, पूरी तरीके से। और थोड़ा सा फिर पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। और ऐसे रहता है तो हाँ, 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने हैं, और स्टेप मार्किंग भी है। आपने पूरा नहीं सही किया, थोड़ा आधा सही किया तो आधे मार्क्स मिल गए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। यस सर। वो तो प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्या सर होता है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, नेगेटिव का ऐसा कुछ नहीं, नेगेटिव तो नहीं कर, नेगेटिव करेंगे फिर नेगेटिव। बचेगा क्या फिर? सर तब तो एमबीए फिर गवर्नमेंट वाला एग्जाम हो जाए। हाँ, नहीं नहीं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो, मुझे तो उम्मीद ये थी इस बार की प्रॉपर एग्जाम जैसे लास्ट सेमेस्टर में हुए थे वैसे होने चाहिए थे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ऐसा समझ नहीं आ रहा। देखते हैं अभी। वैसे अभी फर्स्ट ईयर का कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पता नहीं। जब तक मैंने सुना अभी तक तो कुछ नहीं डिसाइड हुआ। सेकेंड ईयर का तो है पता, लेकिन फर्स्ट ईयर का भी कुछ आइडिया नहीं है क्या करने होने वाला है। वैसे अभी वो सब ऑनलाइन पढ़ाई करके ऑफलाइन एग्जाम थोड़ा सही है। वैसे अभी मतलब 90% उम्मीद यही है कि एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम्स होने हैं। मतलब वो तो मतलब सेकेंड ईयर तो 100% है, और फर्स्ट ईयर का 90% उम्मीद यही है कि जो है एमसीक्यू पैटर्न पे ही एग्जाम्स हों। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है एनओआई अप्रोच में। ब्लू स्काई लिमिटेड हैज एन ईबीआईटी 2 लाख 2 लाख रुपए। The cost of debt is 10%. The आउटस्टैंडिंग डेबिट या डेट बोलिए आप, डेबिट नहीं होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग डेट होगा। आउटस्टैंडिंग डेट इज 9 लाख। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, या आप बोलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12.5%। तो लगभग लगभग पिछले क्वेश्चन से मिल रहा है। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो देखिए आप लोग कितना कर सकते हैं। लगभग लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जैसा था। 2 लाख रुपए ईबीआईटी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%। आउटस्टैंडिंग डेबिट या सॉरी डेट इज 9 लाख। मैं इसको सही कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग डेट इज 9 लाख एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%। ठीक है, बताइए इसको। आपको बताना है यहाँ पे फर्म की वैल्यू पहले बतानी है। तो जैसे मैंने बताया था, फर्म की वैल्यू निकालने के लिए आपको ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कंसीडर करना होता है। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी 2 लाख रुपए 2 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 2 लाख divided by 12.5
ठीक है, into 100 सर इस तरह 16 लाख 16 लाख। तो 16 लाख आपका फर्म की वैल्यू आ गई। अभी इक्विटी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बताइए। इक्विटी का पहले आपको बताना है इक्विटी वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। 16 लाख अगर आप फर्म की वैल्यू है और आपने उसमें से माइनस किया जो डेट की वैल्यू 9 लाख रुपए, तो आपका जो 7 लाख हाँ 7 लाख रुपए आपका आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, यानी कि ईबीआईटी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। इससे आप पता लग जाएगा आपका जो है क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसके लिए क्या करना है, अभी मैंने बताया था ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट यानी कि 2 लाख रुपए आपका ईबीआईटी है माइनस इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट कितना है, 9 लाख रुपए के टोटल डेट है मेरे पास, ठीक है, यानी डिवेंचर्स है या जो भी लोन है, कैसे भी वहां पर देखो डेट का मतलब है जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर डिवेंचर्स। तो 9 लाख रुपए के टोटल डेट है मेरे पास, जहां पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 10%, यानी इंटरेस्ट कितना है 90,000, ठीक है। ये आपका आ गया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये हो गया। ये आपका इक्विटी, इक्विटी के लिए जब जब मैं अगर मैं टोटल ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ तो वो पार्ट किसका हो जाएगा, जो भी बचा हुआ है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पार्ट है। इसको डिवाइड किससे करना है, जो आपका अभी आपने निकाला 7 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 7 लाख, इस तरह से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। अभी मैंने बताया था जब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो आपको क्या करना है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय जो वी सर माइनस 15.7 15.7। ओके, यहाँ पर एक सेकंड देखते हैं इसको, क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो हाँ फर्म की वैल्यू तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए दिया गया 16 लाख, 2 लाख रुपए ईबीआईटी, अरे क्या हो रहा है, ठीक है। 2 लाख रुपए आपका ईबीआईटी है, उसमें से जो है इन्होंने डिवाइड किया 12.5 से, इस तरह से आपका जो फर्म की वैल्यू 16 लाख है, टोटल डेट की वैल्यू 9 लाख रुपए है, तो आपका जो है जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो 7 लाख रुपए आ गए। इसी तरह इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के लिए क्या करना है, 2 लाख माइनस 90,000 जो अभी हम लोग ने काम किया है, ठीक है। इधर मुझे कुछ गलत किया था, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 लाख माइनस 90,000 यानी कि 1,10,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख, तो लगभग लगभग हाँ वही 15 पॉइंट है या 16 कर ले उसको, इन्होंने 16 टोटल कर दिया है। सर राउंड ऑफ हो गया हाँ राउंड ऑफ हो 15.7 गया, आ रहा है। बिल्कुल हाँ सही है, 15.7 ही आपको आंसर लिखना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा सही है, ठीक है। तो इन्होंने 16 इसको कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ आपका इक्विटी है वो है 16% या 15.7%, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आगे। अच्छा कोई और, अच्छा ये भी है क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, अच्छा यहाँ पर क्या दिया गया है, इंक्रीज इन डेट इन केस फर्म रेजेस द डेट कंटेंट, इन केस फर्म रेजेस यानी फर्म अगर जो है डेट वाला कंटेंट अगर बढ़ा देता है फॉर रिड्यूसिंग इट्स कैप इक्विटी कंटेंट, द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म वुड रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। वही तो है पूरा अप्रोच, वही तो है आपका पूरी थियरी, जो एनवाई अप्रोच की जो थियरी है वही तो बोलती है कि भाई अगर आप कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसका फर्क आपके फर्म की वैल्यू पे नहीं पड़ता, वो चीज बोल रहे हैं। इन केस द फर्म रेजेस द डेट कंटेंट फॉर रिड्यूसिंग इट्स कैप इक्विटी कंटेंट, द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म वुड रिमेन अनचेंज्ड, हाउएवर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट वुड गो अप, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप देखिए अगर आपने क्या किया, जो डेट को आपने रिड्यूस किया और आपका इक्विटी आपका बढ़ गया, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट आपके बिल्कुल कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर ओवरऑल जो आपका वैल्यू है फर्म की उधर आपको फर्क नहीं पड़ता। ये अप्रोच ये बोल रहा है,
ठीक है, कैसे वो चीज अभी अगले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। दिस इज क्लियर विद फॉलोइंग एग्जाम्पल। XY Limited has an EBIT of 1 lakh rupees. XY Limited है जिनका EBIT है 1 लाख रुपए. Its cost of debt is 10% and outstanding debt amount to 4 lakh. The overall the overall capitalization rate is 12.5%. The company decide to raise a sum of 1 lakh थ्रू डेप्ट एट 10%. तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भाई जो है हम 1 लाख रुपए और डेट से लेकर आएंगे एंड यूजेस द प्रोसीड टू पे ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और उस पैसे को किस लिए यूज करेंगे? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करने के लिए उस पैसे को यूज करेंगे, उस फंड को यूज करेंगे। ठीक है, तो यानी इक्विटी का प्रोपोर्शन कम कर दिया, डेट का बढ़ा दिया है। इस कंडीशन में क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, you are required to calculate total value of firm and also equity capitalization rate. तो यहाँ पर देखिए दिया गया है EBIT आपका है 1 लाख रुपए EBIT है, उसमें से ओवरऑल जो कैपिटलाइजेशन रेट आपका दिया गया है क्वेश्चन में 12.5%। तो इस तरह से आपका जो फर्म की वैल्यू आ जाएगी वो 8 लाख रुपए है। ठीक है, तो देखिए फर्म की वैल्यू निकालने के लिए हमको कुछ डेट या इक्विटी ऐसा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे जो ओवरऑल जो EBIT है उसी को हमने कंसीडर करना है और वो हमेशा यहाँ पर इनका जो है जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है वो 8 लाख रुपए ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्म की वैल्यू आ जाएगी 8 लाख रुपए। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ जाएगी। कैसे आ जाएंगे? आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ डेट अभी जाकर सॉरी वैल्यू ऑफ डेट अभी 5 लाख रुपए हो चुका है, क्योंकि पहले 4 लाख था। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया 1 लाख रुपए के डेट और इंक्रीज कर दिए है। तो इसकी वजह से क्या हुआ 1 लाख रुपए के डेट और बढ़ जाने से जो आपके वैल्यू है डेट की वो 5 लाख रुपए हो गई और फर्म की टोटल जो वैल्यू है फर्म की वो है 8 लाख रुपए। तो अभी हमारे पास जो इक्विटी वाला पार्ट है वो केवल 3 लाख रुपए था ही है। जो पहले 4 लाख था वो अभी 3 लाख रुपए है, क्योंकि हमने इधर से पैसे लेके उधर इक्विटी में दे दिया। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए क्या करना है? अभी वही चीज है, यहाँ पर जो आपका EBIT है उसमें से माइनस क्या इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट मेरा बढ़ चुका है, पहले जो 40,000 रुपए इंटरेस्ट था अभी मुझे 50,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि डेट मेरा बढ़ गया 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो जो है यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट 50,000 रुपए पे करना पड़ेगा। इसी तरह फर्म जो अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूं तो वो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मेरी अभी सॉरी वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी मेरा अभी कम हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो आपके मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो 3 लाख रुपए जो पहले 4 लाख रुपए थी। तो इस तरह से अगर मैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगा मेरा 16.67%। ठीक है, जो पहले शायद 15 समथिंग था वो अभी जो है बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी जो है होल्डर्स कम हो गए। इसी तरह द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ठीक है यहाँ पर इन्होंने क्या किया वही चीजें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर निकाला है। आपको पता है कॉस्ट ऑफ डेट आपका 10% है इनटू वेट ऑफ डेट, उसके बाद प्लस आप 16.67% आपका इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इनटू वेट ऑफ इक्विटी, यानी 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो वही उतना ही है जो पहले था 12.5%। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए यही ऐसा ही एग्जांपल हम लोग ने अभी किया था जहां पर इक्विटी आपके 4 लाख थे। ठीक है, और डेट आपका 4 लाख था और वहां पर भी सेम आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था या फर्म की वैल्यू सेम थी। यहाँ पर क्या हुआ आपका डेट का प्रोपोर्शन बढ़ गया 1 लाख रुपए से, इक्विटी का प्रोपोर्शन 1 लाख रुपए से कम हो गया। फिर भी आपका जो टोटल वैल्यू है फर्म की वो 8 लाख रुपए ही है और ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12.5% है। मगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी वहां पर आप देख रहे हैं वो जो है पहले जो 15 समथिंग था वो अभी 16.67% हो चुका है। ठीक है, यही एनओआई अप्रोच आपको बोलता है। ठीक है, मगर अगर हम लोग एनआई अप्रोच की बात करें वहां ऐसा नहीं होता था। ठीक है, वहां क्या करते थे, वहां जैसे ही आपके ये कौन है म्यूट करो यार। वहां पर क्या होता था वहां पे कौन है ये
सर चैट इनेबल कर दीजिए। अभी कर दूंगा, अभी तो वापस आपको रिज्वाइन करना है ना। ओके सर। ठीक है, तो वहां पर एनआई अप्रोच में क्या करते थे, जैसे ही चेंज होता था डेट में, इक्विटी में, वैसे ही आप